सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। व्हाट प्रॉब्लम अराइज इफ टू मॉड्यूल्स हैव हाई कपलिंग। दो मॉड्यूल्स हैं, इनके बीच में कपलिंग बहुत ज्यादा है। अगर ये कपलिंग है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कपलिंग का मतलब ये है कि इंटरकनेक्शन दो अलग अलग मॉड्यूल या दो से ज्यादा मॉड्यूल के बीच में। ये बताता है कि इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, यानी मॉड्यूल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप। जैसे कपलिंग बढ़ेगी इसका मतलब इनके बीच में इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर दो मॉड्यूल आपस में इन्वॉल्व है, इंटरकनेक्शन उनका ज्यादा है, तो अगर किसी एक पे चेंज करेंगे, एक पे कोई चेंज होगा तो वो इफेक्ट होगा दूसरे को भी, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट होगी। और जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और डिपेंडेंस अगर हायर है तो ये जो चेंज है ये एक हो सकता है नेगेटिव मैनर में इफेक्ट करे, यानी कि मेंटेनेबिलिटी प्रोजेक्ट की ये कम हो जाएगी। अगर आप इसको इंडिविजुअल रखें, तो इनको आप डायरेक्टली रीयूज कर सकते हैं कहीं और। बट अगर ये इंटरडिपेंडेंट है तो इसको यूज करेंगे तो इसको भी यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसको यूज नहीं कर सकते, ये भी साथ में जाएगा। इसका मतलब ये है कि रियूजेबिलिटी फैक्टर आपका कम हो जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल नहीं है, रियूजेबिलिटी नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर के बीच में हर टाइट कपलिंग है। तो इसीलिए इंटर कनेक्शन और इंटर डिपेंडेंस हम चाहते हैं कम से कम। क्या एक्टिविटीज होती हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में और की प्रोसेस एरिया क्या है सीएमएम के। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो एरर करेक्शन है, कैपेबिलिटी का एनहांसमेंट है, जो ऑब्सोलीट कैपेबिलिटी हो गई है उनको हटाना है, डिलीशन है उनका, और ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है। अब की प्रोसेस एरिया सीएमएम के क्या है। एक तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है जो एस्टैब्लिश करेगा कि कॉमन रिलेशनशिप क्या है कस्टमर और डेवलपर के बीच में। हम सीएमएम की बात कर रहे हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, जहां पर एक प्लान बनाया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज किया जा सके। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की ट्रेसिंग या ओवरसाइट, जहां पर आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, जिससे आप मैनेजमेंट ट्रैक कर सकता है कोई डेविएशन तो नहीं है प्लान से। और सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी को आपने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कैसे वो काम चल रहा है उसको प्रॉपरली मैनेज करना। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है SQA, जो आपको ये बताता है कि पहले तो आप देख सकें सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है, इसके प्रोसेस प्रोडक्ट, और जो मैट्रिक्स है इसमें लगा के हम जान सकें कि हम कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कहीं पीछे तो नहीं चल रहे, कोई गलती तो नहीं है, तो उसको ठीक किया जा सके। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है जो एस्टैब्लिश करता है या मेंटेन करता है इंटीग्रिटी जो भी प्रोडक्ट्स हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। बेसिकली ये चेंज मैनेजमेंट है। ER डायग्राम बनाना है आपको। अकाउंट का रिलेशनशिप है कस्टमर और बैंक के बीच में। तो कस्टमर बैंक के बीच में एक रिलेशनशिप है अकाउंट। कस्टमर का एक नाम है, एक ब्रांच हैज अ ब्रांच, मतलब बैंक हैज अ ब्रांच। कस्टमर के पास सेवरल अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, और बैलेंस। ये ER डायग्राम बताना है। इसकी कोशिश करिए। ER डायग्राम इसका कैसे बताएंगे हम। यहां पर देखिए पहले बोला गया है कि कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशनशिप क्या है अकाउंट, तो इसको हम रेक्टेंगल में बनाएंगे, इसको रेक्टेंगल में बनाएंगे, और यहाँ पर हम इसको रिलेशनशिप को इस तरीके से डायमंड शेप में बताते हैं। अब अगला ये है कस्टमर का नाम होगा, तो कस्टमर का नाम, यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट हमने जिसमें लिख दी। बैंक हैज अ ब्रांच, बैंक के एट्रीब्यूट या बैंक की प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास ब्रांच होगा, यहाँ हमने ब्रांच बना दिया। कस्टमर में है सेवरल अकाउंट्स। अब कस्टमर के सेवरल अकाउंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 ये रख दी सेवरल को दिखाने के लिए, मेनी रिलेशनशिप। इसमें जैसे स्टार वगैरह भी कर सकते हैं, डॉट स्टार कर सकते हैं। और अकाउंट, अब देखिए कस्टमर में है सेवरल अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप और बैलेंस। तो अकाउंट क्योंकि एक रिलेशनशिप है तो हम इस अकाउंट की भी एट्रीब्यूट डालेंगे जो ये टाइप ऑफ बैलेंस की बात होगी। इस तरीके से ER डायग्राम बनेगा। अब सवाल ये है कि एक प्रोग्राम है जो रजिस्टर करता है स्टूडेंट को अलग अलग प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट फिल करेगा फॉर्म को, उसे सबमिट करेगा, फिर वो जाएगा डिपार्टमेंट्स को कंफर्मेशन के लिए। एक बार ये कंफर्म हो जाएगा तो जो फॉर्म है और जो फीस है वो अकाउंट सेक्शन में आपको देनी है। इसका DFD बनाना है। ओके, आप जो DFD बनाने का तरीका है उसमें आप DFD के नोटेशन से वाकिफ हैं, आप इसको बनाने की कोशिश करिए कि आप किस तरीके से एक DFD बनाएंगे इस प्रॉब्लम का। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर स्टूडेंट है, फॉर्म यानी कि
सबसे पहली बात थी कि ये जो काम करता है, ये जो काम हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन का होता है अलग अलग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा उसे। जो सबमिट करेगा ये फॉर्म जाएगा डिपार्टमेंट्स को, यहाँ पर फॉर्म जा रहा है डिपार्टमेंट को। अब अगर इसका कंफर्मेशन हो जाता है, अगर मान लीजिए सीट इन्फो आती है और ये कंफर्म हो जाता है कि ठीक है साहब सीट इन्फॉर्मेशन है, तो ये फीस अब जाएगी अकाउंट सेक्शन को। ये इस तरीके से डीएफटी बनेगा इसका। व्हाट आर दी 3 एक्टिविटीज ऑफ रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट की 3 एक्टिविटीज क्या हैं? जो रिस्क असेसमेंट की 3 एक्टिविटीज है उसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और प्रायोरिटीज। एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग पहले, फिर एनालाइजिंग, फिर गिविंग प्रायोरिटीज। तो रिस्क हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक चेकलिस्ट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि पहले रिस्क आइडेंटिफाइड रिस्क क्या थे। तो रिस्क एनालिसिस में हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट का आउटकम चेंज होगा, या अगर आप जो रिस्क के हिसाब से, रिस्क इनपुट वेरिएबल के हिसाब से किस तरीके से प्रोजेक्ट का आउटकम चेंज होने वाला है, इस हिसाब से हम प्रायोरिटाइजेशन कर देंगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है, उसको प्रायोरिटी के हिसाब से एनालाइज करेंगे। व्हाट इज मॉड्यूलर सिस्टम? इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम। मॉड्यूलर का सिस्टम का मतलब ये है, जैसे आप फंक्शन पढ़ते हैं, प्रोसीजर पढ़ते हैं, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल में कुछ, मॉड्यूल एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मॉड्यूलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप चीजों को अगर अलग अलग मॉड्यूल में डिफाइन करते हैं और वो मॉड्यूल अपना अलग काम कर रहे हैं, जिसके बीच में जो मॉड्यूल हो उसमें अच्छा सा कोहेजन हो, दूसरे मॉड्यूल के बीच में 2-3 मॉड्यूल के बीच में बहुत कम कपलिंग हो, तो ये मॉड्यूलर सिस्टम इसे कहते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम वो होता है जिसमें बहुत अच्छे से डिफाइंड मैनेजेबल यूनिट्स होती हैं, ताकि हम एक वेल डिफाइंड इंटरफेसेस बना सकें उनके बीच में। यानी कि ये मॉड्यूल बिल्कुल अपने आप में वेल डिफाइंड है और इनके बीच में इंटरफेसिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत वेल डिफाइंड है। इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? हर एक मॉड्यूल एक तो वेल डिफाइंड होगा जिसमें सब सिस्टम्स होंगे। एक मॉड्यूल के अंदर वेल डिफाइंड इज अ वेल डिफाइंड सब सिस्टम, एक वेल डिफाइंड सब सिस्टम है जो बाकियों के लिए काम करेगा। हर एक मॉड्यूल का एक वेल डिफाइंड सिंगल पर्पस होगा, यानी कि ये हाईली कोहेसिव होगा। मॉड्यूल को आप अलग अलग कंपाइल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लाइब्रेरी में, यानी कि ये रीयूजेबल होगा। फिर मॉड्यूल्स कैन यूज अदर मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को यूज कर सकता है, इसका मतलब इंटरफेसिंग इसकी बेहतरीन है। मॉड्यूल शुड बी इजियर टू यूज देन बिल्ड, यानी कि मॉड्यूल को बनाना और उसको यूज करना आसान होना चाहिए। एक बार आपने मॉड्यूल बना दिया, थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन उसका यूसेज बहुत आसान और बहुत आराम से होना चाहिए। सिंपल इंटरफेस, अगर सिंपल इंटरफेस है, जैसे आपने इसका इंटरफेस दे दिया तो ये इससे कनेक्ट कर सकता है। अब आपको बताना है एग्रीगेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स, क्लास, रिपीटेड इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और सिनेरियो। तो एग्रीगेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप, एग्रीगेशन का मतलब एक तरीके की रिलेशनशिप होती है, इसको हम कहते हैं होल या पार्ट रिलेशनशिप। और एग्रीगेशन का मतलब कंटेनमेंट भी होता है, यानी कि आप देखिए ये कार है, ये इसका इंजन है, मैं एक बनाता हूँ, ये इंजन है और ये मान लीजिए आपका बैटरी ले लीजिए। तो कार के अंदर इंजन और बैटरी है, ये कंटेंट है, इसके बगैर ये दोनों काम नहीं करेंगे। इंजन को आप अलग से कैसे चलाएंगे, बैटरी को अलग से कैसे चलाएंगे, कार की बैटरी की बात हो रही है, इसी को हम एग्रीगेशन कहते हैं। कंटेनमेंट है ये, इसमें ये कंटेनर है, ये कंटेनी है। क्लास का मतलब ये होता है, क्लास एक टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है जो स्पेसिफाई करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को। क्लास एक इंटरफेस है जिसमें आपको ऑपरेशन मिलेंगे, एक बॉडी मिलेगी जो इंप्लीमेंट करेगा इस ऑपरेशन को, और उसमें वेरिएबल्स होंगे जो डिफाइन करेंगे आपके ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टेट्स को। रिपीटेड इनहेरिटेंस क्या है? अगर एक क्लास इनहेरिट करती है मोर देन वंस फ्रॉम द सेम क्लास, एक ही क्लास से वो इनहेरिट अपने आप को कर रही है एक से ज्यादा बार, इसे आप कहते हैं रिपीटेड इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट करता है डेटा को और जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, और वो वेल डिफाइंड एब्स्ट्रैक्शन लेवल है, यानी कि आप एक कैप्सूल के बारे में बात करें, कैप्सूल के अंदर आपका डेटा भी है और इस डेटा पे ऑपरेट करने वाले फंक्शन भी है। तो एक तरीके से एनकैप्सुलेशन एक सेपरेट या सेपरेशन प्रोवाइड करता है इंटरफेसिंग और इम्प्लीमेंटेशन में। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो का मतलब ये है कि वो सीक्वेंस, इवेंट के सीक्वेंस जो किसी एक एग्जीक्यूशन में होंगे, ये सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स।
आप किस तरीके से बताएंगे, एक इवेंट ट्रेसिंग डायग्राम बनाएंगे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये जो आपका है सिनेरियो बन गया है। आपको एक्सप्लेन करना है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, यूजर और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन विद एग्जांपल और कोड डम्प्स। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग क्या होती है? देखिए, एक इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी मेंबरान होंगे वो प्रॉपर्टी कुछ फॉलो करेंगे सेट की। वो ट्रांजिटिव होंगे, वो सिमेट्रिक होंगे, वो रिफ्लेक्सिव होंगे। यानी कि आप उस क्लास से कोई एक आइटम उठा लेंगे तो ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग यही होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक जो भी इनपुट्स है उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस बना लेते हैं। अब एग्जॉस्टिव टेस्टिंग तो नहीं कर सकते, हर मेंबर के हिसाब से तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम अलग अलग क्लासेस बना लें, जैसे 4-5 क्लासेस बना लें। अब इनमें से एक एक मेंबर उठा लिया और टेस्ट कर लिया। और ये टेस्ट, ये जो, क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये सारे के सारे जैसे 10 हैं उनमें से एक उठाएंगे तो बाकी 9 को उठाने पर भी, टेस्ट करने पर वही रिजल्ट आएगा। ये रिप्रेजेंटेटिव होगा जो एक उठाएंगे। तो ये हम कई बार इसमें इनवैलिड और वैलिड इनपुट भी लेंगे इन क्लासेस में। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग होती है, यही इक्विवेलेंस टेस्ट होता है। अब आपका दूसरा सवाल आता है कि यूजर और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन अब होता है ना एग्जाम्पल के साथ, कोड आप बताएंगे। तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन में आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं फंक्शन के, सिस्टम के। इसमें रेफरेंस नहीं होता है कि हाउ दीज फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। कि यूजर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि ये चीजें हैं, जैसे इंस्टॉलेशन गाइड है, रेफरेंस गाइड है। सिस्टम डॉक्यूमेंट में सारे फेसेट्स होंगे सिस्टम के, जैसे एनालिसिस है, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, कोई सिक्योरिटी या डायग्नोसिस है या रिकवरी है, जैसे आपका एसआरएस और सिस्टम टेस्ट प्लान्स। एसआरएस मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब कोड डम्प्स की बात करें, कोड डम्प एक डिबगिंग टेक्निक है। आपने बीओडी सुना होगा या बीएसओडी, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। एकदम ठन करके आवाज आती है, ब्लू स्क्रीन आ जाता है आपके विंडोज में खासतौर पर। तो कोड डंप के उसी से लिया गया है कि आप, एक डिबगिंग टेक्निक है। आप क्या करेंगे कि जितने भी रेलेवेंट मेमोरी एलोकेशन है या जो भी उस टास्क के बीच में आते हैं उसको किसी जगह आप लिखिए, डंप कर दीजिए, सारी चीजों को डंप कर दीजिए, यहाँ पर किसी जगह लिख दीजिए। तो इसका फायदा क्या है कि एक बार जब आप कोड डंप सब चीजों का यहाँ पर लिख देंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस जगह दिक्कत आ रही है, यानी कि कौन सी जगह पे एरर आई है। तो ये आपका कोड डंप होता है। थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि कोड डंप नॉर्मली हेक्साडेसिमल नंबर्स में लिखा होता है, लेकिन जो इसमें महारत रखते हैं, जो इसी पे काम करते हैं, वो इसको आसानी से समझ लेते हैं, समझ जाते हैं। कैपेबिलिटी क्या है? डिफाइन कैपेबिलिटी। व्हाट आर द क्वांटिटीज दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल। कैपेबिलिटी बताना है, साथ में क्वांटिटी भी बताना है, जो ये डिटरमाइन करेंगी कि डिग्री क्या है, कैपेबिलिटी, डिग्री ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल। तो कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि जो मॉडल की एबिलिटी है ताकि वो एस्टिमेट कर सके जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, सेटिस्फैक्टरी एक्यूरेसी क्वांटिटीज, जो मैनेजर को जरूरत हो, इंजीनियर को जरूरत हो, यूजर को जरूरत हो, किस लिए? प्लान करने के लिए, मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, या फिर आपके ऑपरेशन सिस्टम को रनिंग हालत में चलाने के लिए। इसे हम कैपेबिलिटी कहते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हो सकती है, जो मैं कह रहा हूँ कि जो किसी मॉडल की एबिलिटी है कि वो आपको कुछ चीजें दे सके ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें। तो क्वांटिटीज में आता है आपका MTTF, मीन टाइम टू फेलियर। इस यही चीज रिलायबिलिटी भी होती है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रीचिंग रिलायबिलिटी, ये है रिसोर्स है, कॉस्ट रिक्वायरमेंट है किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। वाटरफॉल मॉडल क्या है, इसके एडवांटेज बताइए एडहॉक मेथड के से अगर आप इसकी तुलना करें तो वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसमें पूरी तरीके से पानी की तरह बहता है ये, यानी कि अलग अलग जो फेज होंगे, चाहे रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो, डिजाइन हो, कोडिंग हो, टेस्टिंग हो, मेंटेनेंस हो, तो ये वाटरफॉल की तरह चलता है, यानी कि एक के बाद एक, आप दोबारा वापस नहीं जा सकते। लेकिन आजकल के मॉडल में ऐसा नहीं है, आप पीछे जा सकते हैं। तो शुरुआत से लेकर एंड तक एक स्टडी फ्लो है, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल है। जिसमें कॉन्सेप्शन होता है, कॉन्सेप्शन है, इनिशिएशन है, एनालिसिस है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, टेस्टिंग है, फिर मेंटेनेंस है। जो पहला फॉर्मल डिस्क्रिप्शन वाटरफॉल का आया था वो विंस्टन रॉयस साहब ने दिया था 1950 में। फिर उसको और रिफाइन किया बैरी बोयम साहब, ये बहुत बड़ा नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अगर वाटरफॉल आपको मॉडल फॉलो करना है तो एक फेस लीजिए, प्योरली सिक्वेंशियल मॉडल में हर
हर एक फेज में एक एक करके जाएंगे, यानी कि एक बार जब कंप्लीट होगा तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आएगी, वो अगले के लिए एक बेस लाइन होगी। जब रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे तो आप डिजाइन पे चले जाएंगे। तो जो प्रोसेस स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से कैस्केडेड होता है अलग अलग फेज में, और आउटपुट एक का दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है। बहुत सारे वेरिएंट इस मॉडल के हैं जिस हिसाब से आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक वाटरफॉल मॉडल है वो कहता है कि पीछे मत जाइए, डिजाइन से या कोडिंग से आप डिजाइन नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। अब तो आप पीछे भी जा सकते हैं। वी मॉडल एक इसका आया है। वी मॉडल में तो आप हर एक जो मॉडल में ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी टेस्टिंग होगी। तो वाटरफॉल मॉडल क्यों एडवांटेजेस है एडहॉक मॉडल से? एडहॉक प्रोसेस मॉडल क्या होता है पहले? जो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कॉन्स्टेंटली आपका चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, कोई शेड्यूल, बजट, फंक्शनलिटी इसके बारे में कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है। प्रोग्राम परफॉर्मेंस आपको समझ में नहीं आ रहा, कभी बहुत अच्छा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, आपके पास स्किल, नॉलेज, मोटिवेशन की कमी है, या फिर है तो बहुत ज्यादा है। कुछ स्टेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस तो हैं, लेकिन आप इसकी परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप वो प्रोसेस मॉडल एडहॉक में बहुत भी अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो रहा, कोई भी चीज ना हो। तो वाटरफॉल मॉडल एक थोड़ा सिंपल है इस फॉलो करने के लिए, और इटरेशन इसमें जरूरत नहीं होती है। इसको जरूरत और यूज इसकी ये है, अगर आपका काम वाटरफॉल मॉडल से चल सकता है तो इसी से चलाइए, सबसे सिंपलेस्ट यही। ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्टवेयर डिजाइन के, और कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे एक इनफॉर्मल डिजाइन को डिटेल डिजाइन में। जो सॉफ्टवेयर डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है वो सीधा है कि हमें एक सोल्यूशन प्लान करना है जो प्रॉब्लम हमें दी गई, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से आई है। यहाँ पर हमारा मेन ये रहता है कि हमारा जो प्रॉब्लम डोमेन है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उससे हम सॉल्यूशन डोमेन की तरफ जाएं। यानी कि आप ये स्टार्ट में जानते थे कि क्या आपको चाहिए, लेकिन अब आपको जानना है कैसे करना है इसको। क्या करना है तो आप समझ गए, लेकिन अब कैसे करना है। यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इसमें। सबसे पहले हम अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर देखेंगे, क्या यूसेज है, देखेंगे कि डिजाइन और कोडिंग कैसे होने वाली है, स्ट्रक्चर देखेंगे, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करने वाले हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसमें। और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेस्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, यानी कि फंक्शनल के अलावा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हमको यहाँ पर कैटर करनी है। तो नॉन फॉर्मल मेथड जो स्पेसिफिकेशन के हैं, ये प्रॉब्लम्स कोडिंग के समय आपको दे सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का स्टाइल अलग है कोडिंग करने का। कोई अच्छा तो कोडिंग कर सकता है, कोई मॉडरेट कोडिंग कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर अगर एक अच्छे डिजाइन पे नहीं आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है आगे के फेजेस में, डेवलपमेंट के फेजेस में। तो इस डिजाइन प्रोसेस में आप करते क्या है, एक पहले इनिशियली एक थोड़ा लेस फॉर्मल एक डिजाइन तैयार करते हैं, क्योंकि डिजाइन एक बार में आप तैयार नहीं कर सकते। एक डिजाइन आप तैयार करते हैं, उसको फिर और रिफाइन करते हैं, फिर उसके रिव्यूज होते हैं, अलग अलग रिव्यूज होंगे उसके, और उस रिव्यूज के बाद अगर कोई बड़ा डिजाइन प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको ठीक किया जाएगा। फिर फाइनली जब वो अप्रूव होगा तब उसका फाइनल डिजाइन बनेगा। तो आप एक इनफॉर्मल डिजाइन आउटलाइन बनाएंगे, उससे इनफॉर्मल डिजाइन बनेगा, फिर उसको और फॉर्मल किया जाएगा बार बार रिव्यू करके, और फिर फाइनली आपका डिजाइन कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है जो एसआरएस को एड्रेस करने चाहिए? एसआरएस होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके और जिन्होंने आपको काम दिया उसके बीच में। तो एसआरएस एक तरीके से प्रोसेस है ताकि आप सर्विस एस्टैब्लिश कर सकें कि सिस्टम को करना क्या है, सिस्टम क्या आपको रिजल्ट देगा। तो अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है तो आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पहला फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया प्रोड्यूसर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में, इसे हम एसआरएस कहते हैं। तो इश्यूज इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर जो एड्रेस एसआरएस को एड्रेस करना है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को, पहली चीज तो ये है कि गोल ज्यादा इज मोर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले तो आपको सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाना है, रोबस्ट बनाना है, यानी कि जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट आई है वो टेस्टेबल होनी चाहिए। जैसे जितने भी यूजर कमांड्स हैं वो एक ही पॉपअप मेन्यू में है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। रिक्वेस्ट डेफिनेशन जो आप लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने अंग्रेजी या हिंदी में नेचुरल लैंग्वेज में लिख दिया। अब ये समझ में आना चाहिए क्लाइंट को, कॉन्ट्रैक्टर को, मैनेजमेंट को, यूजर को। तो इसीलिए आप यूएमएल आ गई है, यूएमएल के आप यूज केसेस लेते हैं ताकि आप प्रॉपर्ली डायग्रामेटिकली शो कर करें, कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई इनकरेक्टनेस ना आए आपके एसआरएस में। अब आता है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है उसमें आपने डिटेल दिया और वो इतना आपने दिया जो इतना जरूरी है
कि आप समझ पाए और आपको जिसने काम दिया है वो भी समझ पाए, और मतलब डेवलपर और जो बंदा है जिसने आपको काम दिया वो दोनों समझ पाए। इस तरीके से इसको बनाना। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, जहां पर हम डिजाइन स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर का, जो एक तरीके से बेसिस बनता है डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन का। यानी कि एक क्लियर कट रिलेशनशिप होनी चाहिए आपके एसआरएस की और जो आगे डिजाइन बनने वाला है। ओके। फिर रिक्वायरमेंट कैप्चर और एनालिसिस, ये एक प्रोसेस है जहां हम डिजाइन करते हैं सिस्टम रिक्वेस्ट, उसमें कैप्चर करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं कि पहले तो हम जो, अगर मान लीजिए ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा नया सॉफ्टवेयर बनाना है, हमेशा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, उसको ठीक करना है या उसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे यूजर और किसके यूजर क्या होने वाले हैं, प्रोड्यूसर कौन होने वाले हैं। फिर उनके साथ आप बैठेंगे, इंटरव्यू करेंगे, उनकी टास्क एनालिसिस देखेंगे, कोई पेपर वगैरह है तो उसको पढ़ेंगे जो भी अवेलेबल है। फिर फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चीज बन सकती है, क्या ये जो प्रपोज सिस्टम है कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि मान लीजिए आपके पास वो आपको 10 रुपए दे रहा है, आपको उसको बनाने में 100 रुपए लग रहा है, तो आप क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप? अगर आप उसको आपने कहा कि साहब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करिए आप जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है मार्केट में, तो आप कैसे करेंगे? ये थोड़ी सी दिक्कत है। और बजट और टाइम कंस्ट्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट। अब बोले साहब जल्दी दीजिए, 3 महीने में दे दीजिए। अरे 3 महीने में तो मुश्किल होगा, मुझे सर साल भर लगेगा। अब आपको पता है कि साल भर में भी नहीं बन सकता, ये कम से कम 1.5 साल लगेगा, तो आपने तो गलत कमिटमेंट कर दिया ना। बजट में आपने कहा कि आप मुझे 5 लाख दे दीजिए, हो सकता है जो देने वाला है वो 10 लाख सोच रहा हो सकता है जो देने वाला उसके पास 2 ही लाख हो। ये सारी चीजें आपको फिजिबिलिटी स्टडी में रखनी। तो एक एसआरएस बनाने के लिए आपके ये क्या सजेशन है, वही स्पेसिफाई करिए जो एक्सटर्नल बिहेवियर सिस्टम का अंदर मत जाए। कंस्ट्रेंट बताइए इम्प्लीमेंटेशन का, और जो पूरे लाइफ साइकिल जो होने वाला है उसे रिकॉर्ड करिए इसमें। यानी कि आप बताएं कि कैसे होने वाला नहीं, क्या क्या होने वाला है। जो भी आपके एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज हैं किसी भी अनडिजायरेबल इवेंट को, उसको कैरेक्टराइज करना है आपको। तो ये हमने बात की कुछ और क्वेश्चन और आंसर की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।